हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम पूजा सिंह है। आज से हम लोग अपनी करंट अफेयर्स की क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम लोग पर डे न्यूज़पेपर एनालिसिस करेंगे। साइंस टेक, एनवायरनमेंट, ज्योग्राफी, पॉलिटी, कहीं भी जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ आई होगी हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, प्री एज वेल एज मेंस दोनों को कवर करेंगे। चलिए हम लोग अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। अगर किसी को कोई भी क्वेरी होगी, कोई भी क्वेश्चन होगा तो वो कमेंट बॉक्स में डाल देगा। ठीक है गाइस, क्लास स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम लोग पहले देखेंगे नेशनल न्यूज़। नेशनल न्यूज़ में पहली जो हम लोग न्यूज़ ले रहे हैं वो मद्रास हाई कोर्ट की है। मद्रास हाई कोर्ट ने जो इलेक्शन कमीशन के लिए सोशल मर्डर शब्द का यूज़ किया है, तो उसके लिए इलेक्शन कमीशन ने एक पिटीशन दायर की थी सुप्रीम कोर्ट में। तो सुप्रीम कोर्ट ने उस पिटीशन को डिक्लाइन कर दिया है और कहा है कि जो भी कोर्ट की हेयरिंग्स होती हैं, जो भी प्रोसीडिंग्स होती हैं, उसे जानने का लोगों को अधिकार होता है। अगर मीडिया उसको कवर कर रही है, लोगों को दिखा रही है, सोशल मर्डर्स जो टर्मिनोलॉजी है उसको यूज़ कर रही है, तो वो राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच में आता है। ठीक है, और राइट टू एक्सप्रेशंस जो है वो हमारा राइट टू इन्फॉर्मेशन का भाग है, और हमें ये पूरा अधिकार है कि हम इस चीज़ को जानें कि क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। इससे संस्थाओं के बीच में और जनता के बीच में क्या होता है, ट्रांसपेरेंसी बनी रहती है। तो सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन की पिटीशन को जो क्या कर दिया है, डिक्लाइन कर दिया है, और कहा है कि जो सुप्रीम कोर्ट है और जो इलेक्शन कमीशंस है, दोनों क्या हैं, संवैधानिक संस्थाएं हैं। दोनों की अपनी अपनी पावर्स हैं, शक्तियों का पृथकीकरण है। इन लोगों को आपस में सामंजस्य बना के रखना चाहिए और एक दूसरे के साथ सहयोग करना चाहिए। ठीक है गाइज, पीटी में इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि जो आपका सोशल मर्डर है वो क्या है, ये राइट टू स्पीच में आता है कि नहीं आता है। ये जो हाई कोर्ट की प्रोसीडिंग्स होती हैं, इनको जो मीडिया पब्लिश कर रही है, कर सकती है कि नहीं कर सकती है। राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट क्या है, और इसका जो एक्सप्रेशन है वो कैसे होना चाहिए। और मेंस में भी यही लिखने को आपको अगर क्वेश्चन दे देता है डायरेक्ट, तो इसी तरह से आएगा। ठीक है गाइज, कि सोशल मीडिया का क्या है, इलेक्शन कमीशन क्या है, हाई कोर्ट को अधिकार है कि नहीं है, इलेक्शन कमीशन के क्या राइट्स हैं। इस तरह की जो चीज़ें होती हैं, जब हम लोग आगे बढ़ेंगे तो क्वेश्चन आंसर की एक क्लास करेंगे, तो उसमें आप लोगों को पता चलेगा कि क्वेश्चंस कहाँ से आते हैं। सेकंड टॉपिक है कि सुप्रीम कोर्ट वांट्स ऑन ऑक्सीजन सप्लाई। सुप्रीम कोर्ट क्या कह रहा है केंद्र सरकार से। इस एडिटोरियल में बोला गया था, सॉरी ये न्यूज़ थी, तो जिसमें ये कहा गया था कि जो हमारे वहाँ थर्ड वेव आने वाली है, क्या सरकारें, राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो, क्या वो उसके लिए प्रिपेयर हैं, उनके पास कोई ऑक्सीजन प्लान है कि नहीं है। क्योंकि ऑक्सीजन सप्लाई करने की अगर कोई प्लान नहीं है, तो पहली वेव में जिस तरह से बुजुर्ग हमारे जो थे वो पूरी तरह से प्रभावित हुए थे, वहीं अगर दूसरी की बात करें तो दूसरी वेव में क्या था, यूथ बहुत ज़्यादा उससे प्रभावित हुए थे। वहीं अब जो थर्ड वेव आ रही है उसमें माना जा रहा है कि अब बच्चे उससे बहुत ज़्यादा प्रभावित होंगे, और जो बच्चे हैं अगर वो प्रभावित होंगे तो उनके जो पेरेंट्स हैं, जो उनके अभिभावक हैं या उनके जो माता पिता हैं, वो उनको क्या करेंगे, हॉस्पिटल्स लेकर आएंगे। तो क्या हमारा वैक्सीनेशन प्लान जो है वो कंप्लीट हो पाया है, जो हमारी टारगेट जो हमने सेट किए थे, क्या वो हम अचीव कर पाएँ। क्योंकि जब वो उनको हॉस्पिटल लेके जाएंगे तो फिर वो भी इफ़ेक्टेड हो जाएंगे। तो इसीलिए जो वैक्सीनेशन है, वैक्सीनेशन का एक ऐसा प्लान बनाना चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को उसमें कवर किया जा सके। जो लोग स्टाफ में लगे हुए हैं, कोविड-19 के मरीजों की देखभाल में लगे हुए हैं, उनको एक्स्ट्रा इंसेंटिव देने चाहिए, उनको मोटिवेट करना चाहिए, जिससे वो पीछे ना हटें, अच्छे से काम को कर सकें। एक यहाँ पे शब्द यूज़ हुआ है, ऑक्सीजन ऑडिट। ऑक्सीजन ऑडिट का मतलब क्या होता है, ये शब्द यूज़ हुआ है। अब डायरेक्ट पीटी में यही पूछ लेगा कि ऑक्सीजन ऑडिट क्या है। तो ऑक्सीजन ऑडिट शब्द जो है सुप्रीम कोर्ट ने प्रयोग किया है, और जिसका मतलब है कि जिस राज्य को जितनी आवश्यकता है उसको उतनी ही ऑक्सीजन दी जाए। दैट्स मीन्स कि अगर महाराष्ट्र में ज़्यादा ज़रूरत पड़ रही है और अगर बिहार में कम पड़ रही है, तो वो सप्लाई जो फिर ज़्यादा कहाँ पर होनी चाहिए,
महाराष्ट्र में होनी चाहिए, जहाँ पर जैसी नीड हो उसके अकॉर्डिंग सप्लाई की जाए, उसी के हिसाब से वैक्सीनेशन किया जाए, उसी के हिसाब से मतलब एक पूरा ओवरऑल एक प्लान चाहिए। और मेंस में लिखने को इस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं। और पीटी के लिए तो इतना ही इम्पोर्टेंट हो जाता है आपके लिए कि ऑक्सीजन ऑडिट क्या था, थर्ड वेव में कौन कौन से लोग कंसीडर किए गए थे, सेकंड वेव क्या थी, इस तरह से जो क्वेश्चन निकल कर आ सकता है। लेकिन मेंस में पूरा एनालिसिस कर कर आपको इसे लिखना पड़ेगा। अब अगर हम लोग थर्ड न्यूज़ की बात करें तो बांग्लादेश ने 10,000 रेमडेसिविर क्या किए हैं, इंजेक्शंस जो हैं कोरोना वो कोविड के, वो क्या भारत को गिफ्ट किए हैं। बहुत इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन ये पूछ सकता है कि हाल ही में किस देश के द्वारा इंजेक्शन भारत को दिए गए थे, तो उसमें आपको आंसर हो जाएगा बांग्लादेश। क्योंकि उससे पहले कोवैक्सीन जो हमारे यहाँ दवा बनी थी, तो उन्होंने बांग्लादेश को क्या गिफ्ट किया था, वैक्सीन गिफ्ट की थी। ठीक है, तो वहाँ पर उन्होंने उनको वैक्सीन गिफ्ट की थी। तो ये जो एक अब यहाँ से क्वेश्चन अगर मेंस का निकलेगा, पीटी का तो यही निकलेगा कि ये इंजेक्शन किस देश ने दिए थे, तो वो हो जाएगा बांग्लादेश से। लेकिन अगर पीटी में निकलेगा तो भारत और बांग्लादेश के रिलेशंस के बारे में पूछेगा कि किस तरह से वो एक दूसरे को फाइनेंशियली सपोर्ट करते हैं या इमोशनली सपोर्ट करते हैं, किस तरह से उन्होंने उस वक्त में एक दूसरे को सहारा दिया, हमारे कल्चरल एस्पेक्ट्स क्या हैं उनके साथ, इकोनॉमिकल एस्पेक्ट्स क्या हैं। तो मेंस में हमारे क्वेश्चंस वहाँ से निकलेंगे। हमारे पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स क्या हैं, क्योंकि अगर बांग्लादेश में सरकार बदलती है तो उसका इफ़ेक्ट भारत के रिलेशंस में पड़ता है। ठीक है गाइस, तो अगर मेंस में क्वेश्चन निकलेगा तो वहाँ से निकलेगा। ये आपका आईआर का टॉपिक होगा। वहीं अगर हम रशिया की बात करें तो एक दवा बनाई है स्पुतनिक लाइट। ठीक है, स्पुतनिक लाइट से पहले स्पुतनिक वी आई थी। ये वाली जो दवा है इसको माना जा रहा है बेबी और बेबी जॉनसन्स जो दवा लेकर आए थे, या जो वैक्सीन की डोज लेकर आए थे, वो खाली 1 डोज थी। ठीक, और अब रशिया के द्वारा स्पुतनिक लाइट भी क्या है, 1 डोज है। और इसके अलावा अभी तक जितनी भी दवाइयाँ बनी हैं, एस्ट्राजेनेक्स की हो, फाइज़र की हो या मॉन्ट्रेना की हो, ये सब जितनी भी थी, या दुनिया में अन्य जो कोविड-19 की दवाइयाँ बन रही थी, वो सब डबल डोज थी। मतलब एक के बाद दूसरी बार वैक्सीनेशन करवाना कंपलसरी था। लेकिन ये जो स्पुतनिक लाइट है, ये आपकी क्या है, 1 टाइम ही बस डोज इसका लेना है। और एक बेबी जॉनसन की है, तो उनका क्या है, जॉनसन ऑफ जॉनसन की, सॉरी गाइस, जॉनसन एंड जॉनसन की है, वो क्या है, वो भी 1 टाइम डोज है। तो ये पूछ सकते हैं कि स्पुतनिक लाइट क्या है, स्पुतनिक वी क्या है, कोवैक्सीन, कोविशील्ड तो नाम से पता चल जा रहा है, लेकिन कोवैक्सीन और कोविशील्ड जो है वो भी हमारी डबल डोज है। लेकिन ये जो स्पुतनिक लाइट है, ये हमारी सिंगल डोज दवा है। किसने बनाई है, रशिया ने बनाई है। और दुनिया के कई देशों ने इसको अप्रूवल भी दे दिया है। इसका जो कंपोनेंट है वो पूछ लीजिए, मे भी पॉसिबिलिटी है कि पीसीएस में ना पूछे, लेकिन तब भी हमें रिस्क नहीं लेना चाहिए क्योंकि हमारा एग्ज़ाम का पैटर्न चेंज हो गया है। तो ये इसका कंपोनेंट है स्पुतनिक लाइट वैक्सीन में। ये कौन सा कंपोनेंट है, ये है RAD26। ठीक है गाइस, अब हम लोग चलते हैं आगे और आईसीएमआर की बात करते हैं। आईसीएमआर इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, फुल फॉर्म याद कर लीजिएगा, किसी भी एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है, पीसीएस के साथ वनडे एग्ज़ाम में भी पूछा जा सकता है। आईसीएमआर क्या मतलब तैयार हो चुका है कि जो भी वैक्सीन है, जो वैक्सीन की टेक्नोलॉजी है, कोविड-19 वैक्सीन की जो भी टेक्नोलॉजी है, वो क्या करेगा, वो अन्य संस्थाओं के साथ या अन्य फर्म्स के साथ उनको शेयर करेगा। भारत बायोटेक के साथ मिलकर आईसीएमआर ने जो कोवैक्सीन बनाई है, जो कोवैक्सीन दवा बनाई है, उसका फॉर्मूला वो क्या करेगा, अन्य संस्थाओं के साथ
शेयर करेगा। ये काम तो पहले आईसीएमआर को पहले ही कर लेना चाहिए था, क्योंकि अगर ये काम उसने पहले कर लिया होता तब आज जो हमारे पास शॉर्टेज आई है वैक्सीन्स की वो ना होती। ठीक, अब इस शॉर्टेज को देखते हुए अब आईसीएमआर रेडी हुआ है। जो दवा उसने किसके साथ मिलकर बनाई थी? भारत बायोटेक के साथ। भारत बायोटेक क्या है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। कोवैक्सीन किसने बनाई थी? स्वदेशी दवा है। भारत के आईसीएमआर ने भारतीय कंपनी बायोटेक के साथ मिलकर बनाई थी। अब ये क्या करेगा? अन्य कंपनियों के साथ शेयर करेगा। स्टेटमेंट पे क्वेश्चन आ सकता है और पीटी के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब हम लोग बात करते हैं आंध्र प्रदेश की। आंध्र प्रदेश में N440K वेरिएंट पाया गया था अभी जून जुलाई के टाइम में, जो माना जा रहा था जो कोविड-19 वायरस है उससे भी 15 टाइम्स ये ज़्यादा खतरनाक है, 15 गुना ज़्यादा इसको खतरनाक माना जा रहा था। इसका टेक्निकल नाम क्या है? BI136 याद कर लीजिए, ये भी इम्पॉर्टेंट है, डायरेक्ट पूछ सकता है कहीं पर भी देके ये इसका क्या है, टेक्निकल नाम है। वैसे तो क्वेश्चन बनेगा कि N440K क्या है, तो क्या है? ये एक वेरिएंट है। कहाँ मिला था? आंध्र प्रदेश, कर्नाटक की तरफ मिला था, तेलंगाना में था। इससे बहुत ही ज़्यादा लोग प्रभावित हो रहे थे, लेकिन अब जो रिसर्च हुई है उससे प्रूफ हो गया है कि ये सामान्य वायरस है और ये कोविड-19 मतलब कि कोविड-19 से इसका कोई मतलब नहीं है और ये उस वायरस जितना खतरनाक भी नहीं है। तो पूछ सकते हैं कि N440K क्या है? या अभी ये हाल ही में चर्चा में था, कहाँ पे था? तो आंध्र प्रदेश, जैसे नेपा के बारे में पूछ लिया था डायरेक्ट, लीची में जब वो लगा था। ठीक है, तो ये जो स्टेट है ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपका पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से। आगे चलते हैं, अब हम लोग इकोनॉमिक की खबर देखते हैं। इकोनॉमिक्स में क्या आया हुआ है? इकोनॉमिक्स में अगर हम कॉरपोरेट की बात करें तो हमारे वहाँ जो एनजीओ इस समय काम कर रहे हैं उनको वो जो डिपेंड है वो किसके ऊपर डिपेंड है? वो डिपेंड है आपके फंड के ऊपर। वो कौन सा फंड होता है जो उनको दान में मिल जाता है, ग्रांट में मिल जाए, या वो कहीं से क्या करते हैं, चंदा वगैरह लेकर आ जाते हैं, तो उससे वो वेलफेयर का काम कर रहे होते हैं। इनके लिए कोई इंस्टीट्यूशंस नहीं है, ऑर्गेनाइज्ड इंस्टीट्यूशंस नहीं होते कि जहाँ से इनको पैसा मिले या ये लोगों की हेल्प करने के लिए तुरंत जाकर कहीं से पैसा निकाल सकें। जब इनके पास पैसा कहीं से फंडिंग आती है तभी ये किसी की हेल्प कर पाते हैं। और लॉकडाउन के टाइम में या कोविड-19 का जो पूरा का पूरा एक एरा हम लोग 1 साल 1.5 साल से देख रहे हैं, उसमें हमने देखा है कि ये किस तरह से एनजीओज़ लोगों को खाना बाँट रहे हैं, पानी पिला रहे हैं, किस तरह से लोगों को हेल्प कर रहे हैं। तो उस चीज़ को देखते हुए सेबी ने एक मीटिंग बुलाई थी जिसमें उसने हर्ष बानवाल को बुलाया। हर्ष बानवाल क्या है? इनका नाम याद कर लीजिएगा। हर्ष बानवाला कौन है? नाबार्ड के चेयरमैन हैं। चेयरमैन किसके हैं ये इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन हर्ष बानवाल हैं कौन ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। इन्हीं की अध्यक्षता में एक एक्सपर्ट पैनल बनाया गया और इनसे पूछा गया, हर्ष बानवाला से, कि आप बताइए क्या एनजीओ के लिए कोई ऑर्गेनाइज सेक्टर हम लोग नहीं बना सकते, कोई ऐसा स्टॉक एक्सचेंज नहीं बनाया जा सकता जहाँ से इनको इमिडिएटली क्या मिल सके, फंड मिल सके, सपोर्ट करने के लिए, लोगों को वेलफेयर के काम करने के लिए, फूड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए या वाटर डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, एजुकेशन के लिए। क्या ऐसा कोई एक्सचेंज मतलब ऐसा कोई ऑर्गेनाइज संस्था नहीं बनाई जा सकती या कोई बॉडी ऐसी नहीं बनाई जा सकती है जो इनको इमिडिएटली फंड दे दे, और जब इनके पास ग्रांट से, चंदे से, कहीं से भी कोई पैसा आ जाता है तो ये हमें वो पैसा वापस कर दें। तो इन्होंने बोला है कि हाँ, हर्ष बानवाला ने क्या बोला है कि ऐसा बनाया जा सकता है। तो इनकी रिकमेंडेशन पर देश का ये पहला बनेगा, अभी बना नहीं है। सोशल स्टॉक एक्सचेंज बनाने की बात की जा रही है, अभी ये बना नहीं है। सोशल स्टॉक एक्सचेंज बनाने की बात की जा रही है। अगर ये बनता है तो ये देश का पहला ऐसा
स्टॉक एक्सचेंज होगा जो एनजीओज को फंड प्रोवाइड करवाएगा, जिसका प्रयोग वो किस में करेंगे, वेलफेयर के काम में करेंगे। ठीक है गाइज। और जब इनके पास पैसा आ जाएगा तो ये संस्था में वापस कर देंगे। अब ये पैसा आएगा कहाँ से? अब सोशल स्टॉक एक्सचेंज अगर बॉडी कोई बनाई जाएगी तो ये इसको फंडिंग कौन करेगा? जब इनको फंडिंग होगी तभी ये एनजीओ को फंडिंग दे पाएंगे। यहाँ पे अगर बनेगा ये पैसा ट्रांसफ़र अगर एनजीओ तक होना है तो यहाँ पर पैसे का फ्लो होना चाहिए, यहाँ पे जो फंड आएगा तभी ये यहाँ पे जाएगा। तो ये जो बॉडी बन रही है सोशल स्टॉक एक्सचेंज, इसमें जो पैसा आएगा कहाँ से आएगा? डेवलपमेंट इम्पैक्ट बाउंड्स जो होते हैं या सोशल वेंचर्स जो होते हैं, डेब्ट्स होते हैं, यहाँ पे पैसा लाया जाएगा, उधार का होगा या डेवलपमेंट का होगा या सोशल वेंचर्स का होगा, कोई पॉलिसीज़ का होगा, या कोई कंपनी अपने प्रॉफिट इसमें शेयर करेगी तो वो सारा पैसा यहाँ पर आएगा, इक्विटी के रूप में होगा। वो पैसा इनको बाउंड दे दिया जाएगा, ये बाउंड खरीद लेंगे और जब पैसा इनको आएगा तो ये दे देंगे। इसमें बस एक चीज़ कही गई है जो इनकी रिकमेंडेशन है, इन्होंने कहा है कि इसमें कोई भी पॉलिटिकल पार्टी इन्वॉल्व नहीं होनी चाहिए, कोई रीजनल पार्टी इन्वॉल्व नहीं होनी चाहिए, कोई धार्मिक इसमें नहीं आना चाहिए, ना ही रिलीजियस होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर वो लोग आ जाएंगे, कोई बड़ी बड़ी कंपनी टाटा बिरला अंबानी जैसे लोग भी इसमें अगर आ जाएंगे तो फिर ये क्या हो जाएगा? ये एक पॉलिटिकल इशू हो जाएगा। तो इसलिए इसमें इस तरह के लोगों को इन्वॉल्व करने की बात नहीं कही गई है। अभी ये बना नहीं है और इसका बनना अभी बाकी है, और ये बनेगा तो ये देश का पहला होगा। अब हम लोग बात करते हैं इंडिया ईयू रिलेशन पर। आईआर का मुद्दा है, पीटी के लिए इम्पोर्टेंट होगा सोशल स्टॉक एक्सचेंज क्या है, कब बना था, इसकी रिकमेंडेशन कब आई थी, बानवाल कौन है, मतलब ये बानवाल कमेटी अगर पूछ ली जाएगी तो वो किससे रिलेटेड होगी? आपकी एसएसई से रिलेटेड होगी। ये किसने बुलाया था? सेबी ने। ये पहल किसकी है? केंद्र सरकार की नहीं है, सेबी की है। ठीक। अब अगर हम लोग इंडिया और ईयू के रिलेशन की बात करें तो अभी जब ब्रिटेन का मुद्दा चल रहा था तो उस टाइम पर भारत के बीच में और ईयू के बीच में इन्वेस्टमेंट और जीआईएस को लेकर बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ गई थी, बातचीत बिल्कुल बंद चल रही थी। अब जब ब्रिटेन ईयू से अलग हो गया है और अब इसमें कितने 27 देश हो गए हैं, किसमें फ्रांस जर्मनी जैसे सबको मिलाकर 27 देश है, किसमें ईयू में। तो इन्होंने क्या बोला है कि इन्वेस्टमेंट प्रोटेक्शन और जीआई, भारत और यूके मध्य जो वार्ता स्टॉप हो गई थी वो फिर से शुरू हो रही है, और इन्वेस्टमेंट प्रोटेक्शन और जियोग्राफिकल इंडिकेटर्स को लेकर जो डिसीजंस लिए गए हैं, ये एग्रीमेंट हो रहे हैं, उनको हम देख लेते हैं। तो ईयू के जो 27 देश हैं उसमें से कोई भी कंपनी भारत में आकर अगर इन्वेस्टमेंट करती है या भारत की कोई भी कंपनी जाकर ईयू में इन्वेस्टमेंट करती है और उन दोनों के बीच में कोई भी कन्फ्लिक्ट अराइज हो जाता है तो उसकी सुनवाई कहाँ पर होगी, उसके लॉज क्या होंगे, उसके रूल और रेगुलेशंस क्या होंगे। तो अब इस पे बात होना स्टार्ट हो गई है कि हमें कोई ऐसा समझौता कर लेना चाहिए, कोई एक ऐसा एग्रीमेंट कर लेना चाहिए जिस पर ईयू और भारत दोनों एग्री हों और कोई भी डिस्प्यूट होने पर उस पैनल के थ्रू उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट किया जा सके। दूसरा हमारा भौगोलिक संकेतक का है कि जैसे दार्जिलिंग की चाय हो गई या ईयू का क्या वहाँ से ऑलिव ऑयल वगैरह जो आता है, तो वो क्या है, वो जो एक स्पेसिफिक एरिया होता है। जीआई क्या होता है? जीआईएस वही होता है जो जैसे कि तमिलनाडु में साड़ी डिंडीगुल जैसे क्या था, मतलब ऐसा कुछ था वहाँ पर। तो ताले हैं, साड़ियाँ हैं, गुड़ है, मिठाई है, तो इन लोगों को जो टाइम टू टाइम जीआई टैग दिया जाता है तो ये उस क्षेत्र की स्पेसिफिक कल्चर को क्या करती है? इंडिकेट करती है। तो ये भी एग्रीमेंट हो गया है कि अगर
जो GIS है वो उनका बरकरार रहेगा। ठीक, ये EU और इसकी इंडिया की बात थी। इस पे ये क्वेश्चन आ सकता है कि हाल ही में EU के साथ किस पे समझौता किया गया, तो इन्वेस्टमेंट प्रोटेक्शन और GIS पे किया गया है। मेंस में आ सकता है दोनों के रिलेशंस के बारे में। अब अगर हम लोग बात करें IDBI की, तो IDBI जो है, अगर IDBI की बात करें तो IDBI इस समय LIC के अंडर में आता है। भारत सरकार इसमें कितने परसेंट की शेयर रखती है? 48% की। और LIC इसमें कितने परसेंट का शेयर रखता है? 49.5 की। सॉरी, ये 45.48 है। ठीक है, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है। फिर से गाइस बता दे रहे हैं आप लोगों को, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो कितना परसेंट है इसे IDBI में 45.48%। वहीं अगर बात करें LIC की, तो LIC में इसका कितना परसेंट है? 49.5। 2 साल पहले तक ये केंद्र सरकार के अंडर में थी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर में थी IDBI, लेकिन अभी इसको 2 साल पहले LIC ने खरीद लिया है और करंट में इसका मालिक कौन है? LIC है। अब भारत सरकार ने डिसीजन लिया है कि वो इसको पूरा बेच देगी। इसको पूरा बेचने की बात कही है, किसने कही है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कही है। अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसको बेचती है, अगर केंद्र सरकार इसको बेचती है, तो उसको लगता है कि इनको पैसा मिल जाएगा, क्योंकि IDBI का क्या था, ये NPA बन चुका था, बहुत लॉस में बैंक चल रहा था, लेकिन इसने अभी कुछ टाइम पहले अच्छा प्रदर्शन करना स्टार्ट कर दिया है। ये PCA से बाहर हो गया। PCA क्या होता है? RBI द्वारा एक लॉ है, प्रमोट करेक्टिव एक्शन। इसके तहत जो भी बैंकों का NPA बढ़ रहा होता है, जो भी बैंक लॉस में जा रहे होते हैं, RBI इनके ऊपर क्या करने लगता है? मॉनिटरिंग करने लगता है, और इनको क्या करना पड़ता है? फिर RBI के डायरेक्शंस पे काम करना पड़ता है। तो अभी जो है RBI ने इसको अपने अंडर में ले रखा था, लेकिन अभी कुछ समय पहले ये PCA से भी बाहर हो गया है, परफॉर्मेंस भी इसका अच्छा हो गया है। मतलब कुल मिलाकर IDBI इस समय बेटर कंडीशन में है, और अब सरकार चाहती है कि ये बेटर कंडीशन में हो और इसको हम बेच दें। तो क्वेश्चन आपके लिए जो निकलेगा वो यही निकलेगा कि IDBI को अप्रूवल किसने दे दिया है पूरा बेचने के लिए? तो कैबिनेट से इसको परमिशन मिल चुका है। वर्तमान में IDBI का मालिक कौन है? तो LIC है, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बेच रही है, तो हो सकता है कि फिर अथॉरिटी ज़्यादा किसकी मानी जाए? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, लेकिन ऐसा नहीं है। ज़्यादा इस पर अथॉरिटी किसकी है? ऑनर कौन है इसका? LIC है। और ऐसा माना जा रहा है, कुछ लोग इसके फेवर में भी है, कुछ लोग इसके फेवर में नहीं है, लेकिन जो इसके फेवर में है वो मानते हैं कि ठीक है, बेच लेना चाहिए, सही कंडीशन में है, पैसा अच्छा मिल जाएगा। लेकिन जो इस एसिड को कम करने की बात पे गुस्सा रहे हैं, जो बोल रहे हैं कि ऐसा नहीं करना चाहिए, उनका मानना है कि अभी बैंक अच्छी कंडीशन में है, और अच्छी कंडीशन में कोई भी अपनी जो प्रॉपर्टी है वो कम नहीं करता है, एसिड्स अपनी बचा के रखता है। तो गवर्नमेंट को ऐसा नहीं करना चाहिए। मंदी आई हुई है, इस समय उतना अच्छा पैसा भी इसका नहीं मिलेगा, और अगर हम IDBI को बेच भी देते हैं तो भी सरकार को ज़्यादा पैसा नहीं मिलेगा, क्योंकि LIC इसकी ऑनर है, तो ज़्यादा पैसा किसके पास चला जाएगा? LIC के पास। ठीक है गाइस, अब आप खुद ही समझ सकते हैं कि इसमें मेंस और PT में क्वेश्चन किस तरह से आ सकता है। PT में ये भी पूछ सकते हैं कि LIC और गवर्नमेंट का शेयर कितना है, क्योंकि उस पर उनका मालिकाना हक की बात की जा सकती है। कब खरीदा था इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हाँ 2 साल पहले LIC ने इसको खरीद लिया था, तो बोल सकते हैं कि कभी लिया ही नहीं था या लिया था। स्टेटमेंट में कुछ भी वो दे सकते हैं। अब हम लोग एक टॉपिक और देख लेते हैं साइंस एंड टेक में। साइंस और टेक में अपोलो कंप्यूटिंग लैब की अगर हम बात करें, तो
अपोलो कंप्यूटिंग लैब है कहाँ पर? हैदराबाद में है। सरकारी नहीं है, निजी कंपनी है। इसने क्या बनाया है? स्वास्थ्य वायु बनाया है। स्वास्थ्य वायु वेंटिलेटर बनाया है, ठीक है। अब ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि ये जो वेंटिलेटर इन्होंने बनाए हैं वो बहुत ही ज़्यादा पोर्टेबल हैं, छोटे हैं, काम अच्छा करेंगे, ठीक है। अपोलो क्या है? प्राइवेट है, हैदराबाद में है लैब इसकी। और इसने क्या बनाया है? स्वस्थ वायु बनाया है। और स्वस्थ वायु पूछा जा सकता है, स्वस्थ वायु पूछा जा सकता है क्या है? तो ये वेंटिलेटर है। और इस समय कोरोना के टाइम पर हमें बहुत ही ज़्यादा इसकी नीड भी हो सकती है, क्योंकि अगर कोई भी चीज़ पोर्टेबल है तो वो कहीं पर भी ले जाई जा सकती है और लेकर आई जा सकती है। मतलब हम पर्सनली लोगों की हेल्प कर सकते हैं। लास्ट टॉपिक है आज का गरुड़। तो गरुड़ जो है, गरुड़ क्या है? ड्रोन है। इसका प्रयोग कर्नाटक और उसके आसपास के क्षेत्रों में किया जा रहा है, जैसे सब्जियां लाने ले जाने में, फर्टिलाइज़र को खेतों में डालने के लिए, ठीक है, सैनिटाइज करने के लिए। तो ये एक छोटा ड्रोन है जिसका प्रयोग इस समय इसरो भी कर रही है, और इसने इसको बनाने के लिए परमिशन भी दे दी है। मतलब कि ये किसी से बनवा रही है, कंपनी है, उससे इसरो इसको बनवा रही है। कुल मिलाकर वो इम्पोर्टेंट नहीं होता है, इम्पोर्टेंट ये हो जाता है कि इसरो ने इसका प्रयोग करना शुरू कर दिया है और इसको और ज़्यादा खरीदने के लिए ऑर्डर भी दे दिए हैं। सो गाइज़, आप लोग देख लीजिएगा, ये इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट ये है कि गरुड़ ड्रोन क्या है, किस लिए यूज़ होता है, इसरो इसे यूज़ कर रहा है कि नहीं यूज़ कर रहा है, और किस लिए यूज़ होता है। ठीक है गाइज, आज की क्लास में इतना ही। अब हम लोग कल देखेंगे। संडे को आपकी क्लास नहीं होगी, मंडे को होगी। ठीक है गाइज, क्लास जैसी भी लगी हो आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर डाल दीजिएगा। थैंक यू गाइज।